आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं एनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र की सियासत ने ली जबरदस्त करवट, शिवसेना का ख्वाब चुकनाचूर, एनसीपी के ताउन से फडणवीस बन गए वजीर आला। महाराष्ट्र में हुआ जमहूरियत का कत्ल, अपोजिशन का इल्जाम, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सुप्रीम कोर्ट से रुजू। तेलंगाना आरटीसी के हड़ताली मुलाजिमीन ने निकाली रैलियां, मुस्तकबिल के लाहे अमल पर इतवार को होगा फैसला। विकाराबाद की अखामती स्कूल की तालिबा हॉस्टल के कमरे में पाई गई मुर्दा, पुलिस ने शुरू की तहकीकात। और हैदराबाद में तेज रफ्तार कार बायोडायवर्सिटी फ्लाईओवर से गिर पड़ी, 1 हलाक, कई जख्मी। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद के बायोडायवर्सिटी फ्लाईओवर से कार के नीचे गिरने के नतीजे में एक खातून हलाक और 9 दीगर अफराद जख्मी हो गए। ये हादसा आज दोपहर करीब 1:19 पर उस वक्त पेश आया जब एक वॉक्सवैगन कार करीब 104 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरते हुए अपना तवाजुन खो बैठी और फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़कर पलटी खाकर नीचे गिर गई। इसी दौरान एक खातून फ्लाईओवर के नीचे ऑटो का इंतजार कर रही थी कि कार उस पर गिर पड़ी और खातून ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस हादसे में 9 अफराद जख्मी हुए। जख्मी अफराद को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हालांकि सरकारी ज़राए के मुताबिक हादसे में सिर्फ 2 अफराद जख्मी हुए हैं। तेज़ रफ्तारी की वजह से यह हादसा पेश आया। इस फ्लाईओवर पर रफ्तार की हद 40 किलोमीटर है, जबकि कार 104 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही थी। इस हादसे की तस्वीरें मुख्तलिफ सीसी कैमरों में कैद हो गई हैं और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो रही हैं। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने बायोडायवर्सिटी फ्लाईओवर ब्रिज के हादसे पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए हादसे में हलाक होने वाले अफराद खानदान को 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया। उन्होंने जख्मियों का बेहतर इलाज करने की भी हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने पर काबू पाने के लिए 3 दिन तक फ्लाईओवर ब्रिज पर हमलो नकल पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया। आरटीसी की हड़ताल पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कोई मुस्बित रद्द-ए-अमल ना मिलने पर मुलाजिमीन की जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज तमाम बस डिपोज के सामने आरटीसी बचाव रैलियां निकाली गईं। मुलाजिमत से रुजू होने के लिए वर्कर्स की पहल के बावजूद हुकूमत की जानिब से कोई मुस्बित रद्द-ए-अमल इस खुसूस में सामने नहीं आया। आरटीसी बचाव के नारों के साथ प्ले कार्ड्स थाम कर हड़ताली मुलाजिमीन ने बड़ी तादाद में इस हड़ताल में हिस्सा लिया। दूसरी तरफ पुलिस की भारी जमीयत डिपोज में तैनात कर दी गई ताकि किसी भी किस्म की नागहानी को रोका जा सके। आरटीसी जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने ऐलान किया है कि हड़ताल जारी रहेगी, लेकिन उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव आरटीसी के हक में एक अच्छा फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन इतवार के रोज प्रोफेसर जयशंकर को खिराज अकीदत पेश करते हुए डिपोज के सामने एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद करेंगे। इतवार को एमजीबीएस में खातून मुलाजिमीन सुबह से ही एहतजाज करेंगी। उन्होंने मुलाजिमीन से कहा कि वो खौफजदा ना हो। आरटीसी को प्राइवेटाइज करना मुमकिन नहीं है, ये कानून में नहीं है। उन्होंने कहा कि इतवार के दिन आइंदा की सरगर्मियों का ऐलान किया जाएगा। ముఖ్యమంత్రి గారు సమీక్ష సమావేశంలో ఒక చక్కటి నిర్ణయాన్ని తీసుకొని టీఎస్ఆర్టీసీని కాపాడే దిశగా అటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటామని మేము ఆశిస్తున్నాం. రేపు అన్ని డిపోల దగ్గర ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారికి పూలమాలలు అర్పించి ఆర్టీసీ అమరవీరులకు నివాళులు అర్పించి మానవహారాలు చేయాలని నిరసన కార్యక్రమం చేయాలని చెప్తున్నాం. హైదరాబాద్ సిటీకి సంబంధించి మహిళా కార్మికులంతా ఎంజీబీఎస్లో 10 గంటల నుంచి 1 గంట వరకు దీక్ష కొనసాగించాల్సిందిగా నిర్ణయం చేయడం జరిగింది. దీన్ని అన్ని చోట్ల సక్సెస్ చేయాల్సిందిగా జేఏసీగా మేము పిలుపునివ్వడం జరుగుతుంది. ఇలా హైకోర్టు ఇచ్చింది ఏంటంటే క్యాబినెట్ నిర్ణయాన్ని మనం అబ్జెక్షన్ చేయలేము. ప్రైవేట్ అన్నదాన్ని ఏదైతే చట్టం తీసుకొచ్చారో 2019లో ఆ చట్టం ద్వారా ప్రభుత్వానికి అధికారం వచ్చిందని చెప్పింది తప్ప టోటల్గా 50% చేయాలని ఇక్కడ చట్టంలో లేదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా కార్మికులు ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు.
वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी को उस वक्त राह फरार इख्तियार करना पड़ा जब आरटीसी मुलाजिमीन ने उनका घेराव करने की कोशिश की। हफ्ते के रोज शाम के वक्त जब वो उप्पल डिपो के करीब से गुजरने वाले थे कि आरटीसी मुलाजिमीन ने उनके काफिले को देखकर उनकी गाड़ी का घेराव करने की कोशिश की। जहां पुलिस मुलाजिमीन को रोकने की कोशिश कर रही थी, वहीं वजीर ने अपने काफिले का रुख तब्दील कर दिया और वहां से चले गए। मुलाजिमीन ने उस वक्त पकड़ो पकड़ो के नारे लगाए। अरे अरे अर्जुन अरे बघा बघा ये बंदा इधर सार वीरू क्या भाई पाड़े दुखेगा। अकामती स्कूल की एक तालिबा हॉस्टल में मुर्दा पाई गई। ये वाकया तेलंगाना के विकाराबाद जिले के धरूर गांव में हफ्ते की सुबह की अवलीन सातों में पेश आया। धरूर गांव से ताल्लुक़ रखने वाली 9वीं जमात की तालिबा गायत्री को उसकी दादी ने मां की मौत के बाद अकामती स्कूल में दाखिल करवाया था। इस लड़की को सुबह जगाने के लिए उसकी सहेलियों ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, ताहम उसने कोई जवाब नहीं दिया। लड़कियों ने इस बात की इत्तला वार्डन से की। बाद अज़ां किसी तरह दरवाज़ा खोलते हुए लड़की को अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा करार दिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए विकाराबाद के अस्पताल मुंतकिल किया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके इस इंतहाई इक़दाम की वजह मालूम करने तहकीकात शुरू कर दी। सियाह तारीख रात की सियासत में महाराष्ट्र की किस्मत चंद घंटों में पलट गई। लोग अभी सुबह के अखबार की सुर्खियां पढ़ने में मशगूल थे, जिनमें पहले सफ़े पर जली हरफों में लिखा हुआ था महाराष्ट्र के अगले वज़ीर आला उद्धव ठाकरे होंगे और आज महाराष्ट्र को जमहूरी तरीके से मुंतखब हुकूमत मिल जाएगी। लेकिन सियासत की बिसात में कब कौन सा मोहरा उछलकर दूसरे सिरे पहुंचकर वज़ीर बन जाएगा, इसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर होता है। और यही हुआ महाराष्ट्र की सियासत में। कल देर रात तक शरद पवार, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे, संजय रावत और तमाम सरकर्दा लीडरान सर जोड़े महाराष्ट्र में हुकूमत बनाने के अमल के आखिरी नोक पलक संवार रहे थे। इस मीटिंग के बाद बाहर निकले शरद पवार ने साफ कह दिया था कि उद्धव ठाकरे के नाम पर इत्तेफाक कायम हो गया है, बाकी सब कल यानी आज बताया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि कल यानी आज होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ऐलान कर दिया जाएगा। बिसात बिछ गई थी, मोहरे अपनी जगह जम गए थे और बाजी आज सुबह शुरू होनी थी। लेकिन कहीं दूर रात की तारीकी में सियासत की एक और बिसात बिछ चुकी थी। इस बिसात का एक मोहरा उछलता हुआ दूसरे खेमे में पहुंचकर वजीर बन चुका था। सुबह का अखबार आया, सुर्खियां चीख चीख कर बता रही थी कि आज महाराष्ट्र में हुकूमत बनेगी। अभी अखबार के सफ़ात पलटे भी नहीं गए थे कि महाराष्ट्र में हुकूमत बन गई, लेकिन वो नहीं जो अखबार में छपा था। वज़ीर आला फिर से बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस बन चुके थे और उनके नायब की शक्ल में खेमा बदलकर उछलते हुए दूसरी तरफ जा पहुंचे अजीत पवार भी हलफ उठा चुके थे। सियासतदान, सियासी तजिया निगार, वोटर, खारी, नाखिस सभी हैरान थे। देवेंद्र फडणवीस ने हलफ लेने के बाद अजीत पवार को मुबारकबाद दी और शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला ओहदे का हलफ लेकर राजभवन के रजिस्टर में फडणवीस के दस्तखत की सियाही अभी खुश्क भी नहीं हुई थी कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मुबारकबाद वाला ट्वीट सामने आ गया। उन्होंने महाराष्ट्र के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद की थी। पीएम के ट्वीट के बाद पार्टी सरबराह अमित शाह से लेकर बीजेपी के वजीर और लीडरों ने सब के ट्विटर चहचा उठे। मुबारकबादों और नेक तमन्नाओं का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन ये सब पढ़ देखकर इतना तो साफ होने लगा कि जिस तेज़ रफ्तारी से पीएम का ट्वीट सामने आया, इससे पूरे ड्रामे की स्क्रिप्ट पहले से तय और तहरीर करदा ही नजर आई।
संजय रावत ने अजीत पवार के बारे में कहा कि ये जनाब कल रात हमारे साथ मीटिंग में थे, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग था। अब समझ में आया कि मामला क्या था। रावत साहब, पुरानी कहावत है, जो मारे वो मीर, यानी जो पहला दाव चल दे फाते वही। अब तक शक की सुई सिर्फ और सिर्फ शरद पवार की ही तरफ थी। पवार साहब को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उन्हें समझने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे, वगैरह वगैरह दोहराए जाने लगे। लेकिन हलफबर्दारी के बाद का पहला घंटा गुजरते गुजरते शरद पवार ने इस सब पर हैरानी जाहिर की। वो कह रहे हैं कि उन्हें हवा भी नहीं लगी, उन्हें तो सुबह 7 बजे पता चला। हो सकता है शरद पवार दुरुस्त फरमा रहे हों, हो सकता है भतीजे के इंतखाब से कबल नाराजगी को कुछ वक्त के लिए खामोश कर चुके शरद पवार मुतमईन हो चुके हों। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत की रग रग से वाकिफ शरद पवार को इसकी हवा नहीं थी। ये कुछ गले उतरने वाली बात नहीं है। कांग्रेस ने इसे जमहूरियत और मैंडेट का कत्ल बताया है। महाराष्ट्र में जुमे की रात तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल में भारतीय जनता पार्टी के लीडर देवेंद्र फडणवीस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर अजीत पवार के आज सुबह हलफ लेने से ऐन कबल रियासत में नाफिज सदर राज हटा लिया गया। वजारत दाखिला की तरफ से हफ्ते के रोज सुबह जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की सिफारिश पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने रियासत में नाफिज सदर राज खत्म करने की मंजूरी दी है। इससे पहले मरकजी काबीना ने भी इसकी मंजूरी दी। वाज़ेह रहे कि रियासत में इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद भी नई हुकूमत तश्कील ना होने की वजह से कोविंद ने 12 नवंबर को वहां 6 माह के लिए सदर राज नाफिज करने का ऐलान किया था। पिछले कुछ दिनों से वहां शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों पार्टियां मिलकर हुकूमत साजी की कोशिशों में मसरूफ थीं और उनके माबीन तकरीबन इत्तेफाक भी हो गया था। लेकिन महाराष्ट्र में जुमे की रात को तब्दीली हुई। सूरत हाल में सुबह 8 बजे फडणवीस ने रियासत के नए वज़ीर आला और अजीत पवार ने नायब वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लिया। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के दौरान एनसीपी बागी लीडर और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की जगह साबिक स्पीकर और कदावर लीडर दिलीप विलास पाटिल को कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है, जबकि अजीत को एक धचका उस वक्त लगा जब उनके दस्तराज धनंजय मुंडे एनसीपी की मीटिंग में शरीक हो गए और 48 अरकान ने मीटिंग में शिरकत की। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार ने महाराष्ट्र में ताज़ा सियासी सूरत हाल से खुद को अलग करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हुकूमत बनाने का उनका नहीं बल्कि फैसला पार्टी लीडर अजीत पवार का है और उनके साथ जाने वाले मेंबरान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पवार ने शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे के साथ हफ्ते के रोज यहां मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने मिल बैठकर महाराष्ट्र में हुकूमत बनाने का फैसला किया था, लेकिन जो सूरत हाल सामने आई है इसमें पूरी तौर पर अजीत पवार का हाथ है। उन्होंने खबरदार किया कि पार्टी के जो रुकन ने असेंबली अजीत पवार के साथ जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस पक्ष, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष या तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी एकत्रित बसून सरकार बनवण्याच्या संबंधीची तयारी केली। सरकार बनवण्याच्यासाठी बहुमताचा जो आकडा आहे तो या तिन्ही पक्षांच्याकडे होता। पक्षाच्या चिन्हावर अधिकृतपणाने निर्वाचित झालेले सदस्य, त्याच्यामध्ये शिवसेनेचे 56, राष्ट्रवादीचे 54 आणि काँग्रेसचा 44 असे 156 ही संख्या अधिक शिवसेनेच्या बरोबर सहमती व्यक्त केलेले आणि पाठिंबा देणारे आणखीन काही अपक्ष सभासद, तसेच राष्ट्रवादीच्या बरोबर पाठिंबा देणारे काही अपक्ष सभासद अशी मिळून ती संख्या 169-70च्या आसपास जात होती। काल आमची बैठक झाल्याच्या नंतर काही प्रश्नाच्या संबंधी बैठकीमध्ये कार्यक्रमाच्या संबंधी चर्चा होत असताना काही गोष्टी घडल्या आणि आम्हाला विषय समजला
सकाळी 6:30 एका सहकार्याने टेलिफोन करून कळवलं की राजभवनवर आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत, आम्हाला आणले. मला आश्चर्य वाटलं की सकाळी 6:30 वाजता माननीय राज्यपाल सगळं. शिवसेना के तर्जुमान संजय रावत ने महाराष्ट्र में नए सियासी माहौल पर तबसरा करते हुए कहा कि एनसीपी लीडर अजीत पवार ने बीजेपी से हाथ मिलाकर शरद पवार, रियासती अवाम और छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ धोखा किया है. संजय रावत ने कहा कि रात तक अजीत पवार मीटिंग में हमारे साथ थे और फिर सुबह जाकर नायब वजीर आला का हलफ ले लिया. उन्होंने गुनाह किया है. संजय रावत ने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी पर भी उंगली उठाई और कहा कि मैं जानता हूं कि वो आरएसएस से आए हैं और उम्मीद थी कि वो अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन रात की तारीकी में जिस तरह के खेल को उन्होंने फरोग दिया वो नाकाबिले यकीन है. देर शाम मीडिया से दोबारा बात करते हुए संजय रावत ने दावा किया कि शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के वजीर आला जरूर बनेंगे. मैंने इतना ही कहा, मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा. और मैं इतना ही कहता हूँ, पूरी महाराष्ट्र की जनता की इच्छा है और लाखों शिवसैनिकों की भावना है कि उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री बने. कांग्रेस ने महाराष्ट्र में फडणवीस हुकूमत की तश्कील की जबरदस्त मजम्मत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चोरी छुपे हुकूमत बनाकर आईन की धज्जियां उड़ाई हैं और बेशर्मी की इंतहा हो गई है, लेकिन असेंबली में एतमाद के वोट के दौरान उसे शिकस्त दी जाएगी. कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की जानिब से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के साथ इत्तेहादी हुकूमत तश्कील देने के सिलसिले में पार्टी की जानिब से मुकर्रर करदा लीडरों अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने हफ्ते के रोज़ यहाँ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रियासत में जिस तरह से हुकूमत तश्कील दी गई है, पार्टी उसकी ज़बरदस्त मजम्मत करती है और एतमाद की तहरीक में एनसीपी और शिवसेना के साथ मिलकर उसे शिकस्त दी जाएगी. उन्होंने कहा कि आज सुबह देवेंद्र फडणवीस को वज़ीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया गया. महाराष्ट्र की तारीख में शायद पहला ऐसे कभी नहीं हुआ. ये सियासी अमल रियासत की तारीख का स्याहबाब है. असेंबली में एतमाद की तहरीक आएगी तो बीजेपी और उसका साथ देने वालों को मिलकर शिकस्त दी जाएगी. उसके बाद शिवसेना को इनवाइट किया गया, उसके बाद एनसीपी को इनवाइट किया, लेकिन जो कांग्रेस को मौका देना चाहिए था, ये राज्यपाल महोदय ने वो मौका नहीं दिया. और उसके बाद बिना वेरिफिकेशन एक नेता जाते हैं, लिस्ट अपनी सबमिट करते हैं, जिस तरह से उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, जिस तरह से सबसे बात होनी चाहिए, विधिवत जिस तरह से सौगंध विधि होनी चाहिए, वो नहीं हुई. बल्कि जैसे चुपचाप सुबह सुबह बिना किसी को बताए हुए, सिर्फ मेरे ख्याल से मीडिया के सिर्फ ANI थे, और जिस तरह से शपथ विधि की है, उसी से मुझे बू आ रही है कि समथिंग इज़ रॉन्ग समवेयर. कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है. महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता लोकतंत्र में, संविधान के जो मूल्य है, संविधान के जो प्रिंसिपल्स है, जो प्रोविज़न है, उसमें आस्था रखने वाले लोग हैं. लेकिन उसकी अवहेलना करके जो किया गया है, मैं समझता हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ाई गई है. और इससे बड़ी बेशर्मी की बात कोई हो ही नहीं सकती. बेशर्मी की भी इंतहा होती है. इन्होंने तो बेशर्मी की इंतहा को भी पार कर गए. तो इसको हम कंडेम करते हैं. जिस तरह से होना चाहिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, वो नहीं हो पाया है. एक प्रक्रिया चल रही थी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच में. पहली मीटिंग जैसे ही उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट को फ़ोन किया, तुरंत दूसरे दिन ही हम पहुंच गए कि पहले हमें हमारे जो सहयोगी हैं, जिनके साथ मिलकर हम चुनाव लड़े हैं, उनको विश्वास में लेना चाहिए. और उसीलिए उनके साथ मीटिंग की, कुछ बातें हुई, प्रिंसिपली हम एग्री हुए. उसके बाद जैसे ही शरद पवार जी दिल्ली में आए, उनके साथ उनके घर पे 2 मीटिंगें की गई. सब कुछ तय किया गया वहाँ पे, और ऑन एवरीथिंग वी वर ऑन बोर्ड. कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो शिवसेना के साथ डिस्कस करना था, वो बहुत ही ज़रूरी है.
और उसी लिए कल ही हम लोग यहाँ पे आए थे। बहुत अच्छी मीटिंग रही। शाम तक कुछ एक आध दो मुद्दे ऐसे थे कि जिसमें ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत थी और उसी लिए आज हम 12:30 बजे मिलने वाले थे, 12 या 12:30 बजे। लेकिन उससे पहले आज सुबह में जो कांड हुआ, मेरे ख्याल से उसके लिए उसकी आलोचना करना और उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत से कहा है कि वो मुल्क को बताए कि महाराष्ट्र में सदारत की हुकूमत यानी सदर राज हटाने का अमल कब और किस तरह से मुकम्मल हुआ और नौ मुंतखब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को कब असेंबली में अक्सरियत साबित करनी होगी। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हफ्ते के रोज़ पार्टी हेडक्वार्टर्स में नामा निगारों से कहा कि 23 नवंबर का दिन जमहूरियत की तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा, जब महाराष्ट्र में मौका परस्त अजीत पवार को जेल की सलाखों का डर दिखाकर इख्तिदार के लिए अंधी भारतीय जनता पार्टी ने जमहूरियत का कत्ल किया और अवामी मैंडेट को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में पहला मौका है कि जब रात की तारीकी में गवर्नर ने कानून की धज्जियां उड़ाई और गैर कानूनी तरीके से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनाने का अमल मुकम्मल किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आइन को पामाल करने वाला ये सारा गैर कानूनी अमल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के इशारे पर गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने पूरा किया। कांग्रेस तर्जुमान ने महाराष्ट्र में हुकूमत बनाने के ताल्लुक से बीजेपी, मोदी और अमित शाह से सवाल किया कि महाराष्ट्र में हुकूमत बनाने का दावा कब और किसने पेश किया। नमस्कार दोस्तों, 23 नवंबर का दिन महाराष्ट्र और देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक काले अध्याय के तौर पर दर्ज होगा, जब संविधान को पांव तले रौंद दिया गया। अवसरवादी अजीत पवार ने जेल की सलाखों का डर दिखाकर सत्ता की हवस में अंधी भाजपा ने लोकतंत्र की सुपारी ले हत्या कर डाली। आई रिपीट, अवसरवादी अजीत पवार को जेल की सलाखों का डर दिखाकर सत्ता की हवस में अंधी भाजपा ने प्रजातंत्र की सुपारी ले हत्या कर डाली। भाजपा व अजीत पवार ने मिलकर दुर्योधन व शकुनी की तरह महाराष्ट्र के जनादेश का चीरहरण कर दिया। यह महाराष्ट्र की जनता से विश्वासघात नहीं तो क्या है? वादा तो था, भाजपा का वादा तो था, फडणवीस जी का वादा तो था 72,000 करोड़ के इरिगेशन स्कैम में अजीत दादा को आर्थर रोड जेल भेजने का, पर चुनाव के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री बना मंत्रालय भेज दिया। ये केवल मोदी है तो ही मुमकिन हो सकता है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह भी पहला अवसर है कि जब रात के अंधेरे में संविधान के पन्ने फाड़कर और सार्वजनिक जीवन की मर्यादाएं तोड़कर किसी मुख्यमंत्री को अंधेरी रात के सुबेरे में शपथ दिलाने का, चोरी छुपे शपथ दिलाने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में हुकूमत बनाने के बाद आज अपनी पुरानी साथी शिवसेना से सवाल किया कि वो किसके इशारे पर इंतखाबात के नतायज आने के बाद इतना पुरजोश हो गई थी और 30 साल पुरानी दोस्ती, कौम परस्ती, हिंदुत्व और हिंदुस्तान के इज्जत नफ्स को बालाए ताक रखकर नए रिश्ते तलाश करने लगी। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि असेंबली इंतखाबात के नतायज बीजेपी शिवसेना के हक में आए थे और बीजेपी बड़ी पार्टी बनी थी। बतौर वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की शबिया काबिल और ईमानदार लीडर की रही है। पूरे इलेक्शन में वज़ीर आला के तौर पर उनके ही नाम पर प्रचार किया गया था। शिवसेना के हक में भी बीजेपी के वोटों की सबबंदी हुई थी। इसके लिए दोनों जमातों की हिकमत अमली ने अक्सरियत और फडणवीस की क़यादत में अखलाकी और इंतखाबी कामयाबी हासिल की।
प्रसाद ने सवाल किया कि जब इंतखाबात का नतीजा उनके गठबंधन के हक में वाज़े तौर पर आ गया था तो शिवसेना किसके इशारे पर इतना पुरजोश हो गई और 30 साल की पुरानी दोस्ती, कौम परस्ती, हिंदुत्व और हिंदुस्तान की इज्जत नफ्स को बालाए ताक रखकर नए रिश्ते तलाश करने लगी। इस विधानसभा के चुनाव में मैंडेट था भाजपा शिवसेना का, लेकिन बड़ी पार्टी थी भाजपा और मुख्यमंत्री का मैंडेट था देवेंद्र फडणवीस जी को। उनकी स्वयं एक योग्य मुख्यमंत्री और एक ईमानदार मुख्यमंत्री की छवि थी। उन्होंने वैसी ही सरकार चलाई थी 5 साल में जहां कोई घपले नहीं हुए थे, और राजस्थान और मध्य प्रदेश के कांग्रेस शासन में कुछ महीनों में क्या हो रहा है आपने देखा है। मैं आपको थोड़े आंकड़े रख देना चाहता हूं। 14 के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने 260 सीट लड़ी थी और 47% सीट जीती और 28% वोट मिला। द बीजेपी कंटेस्टेड 260 seats in 2014, won 47% of those and got 28% votes. 2019 में बीजेपी ने 150 सीटें लड़ी, 70% सक्सेस रेट और 26% वोट्स। इसके अलावे मुख्यमंत्री के रूप में पूरे चुनाव में देवेंद्र फडणवीस का नाम प्रचारित हुआ था। शिवसेना को जिताने में भी भाजपा समर्थक मतों का ही बहुत बड़ा अंश था। दिस हैज टू बी नोटेड दैट इन द सक्सेस ऑफ the Shiv Sena candidate, the prospect of Devendra Fadnavis becoming the chief minister and the support base of BJP also played a crucial role. मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने आज कहा कि क्रिकेट और सियासत में सब कुछ मुमकिन है। गडकरी ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि क्रिकेट और सियासत में सब कुछ मुमकिन है। अब आप समझ गए होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी रियासत में मुस्तहकम हुकूमत बनाएंगे। आज सुबह गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन में देवेंद्र फडणवीस को वजीर आला और अजीत पवार को नायब वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया। यह कदम तब उठाया गया जब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के दरमियान आखिरी मरहले में आज तबादला ख्याल होना था। Can happen in cricket and politics. Somewhere you feel that you are losing match. महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के दौरान शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने रियासत में बीजेपी की क़यादत में देवेंद्र फडणवीस को हुकूमत बनाए जाने का मौका देने और उन्हें अजीत पवार के साथ हलफ दिलाने के तरीके को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, क्योंकि गवर्नर कोश्यारी पर बगैर तहकीक फैसला लिए जाने का इल्ज़ाम आयद किया गया है, जबकि एनसीपी ने रियासती सदर जयंत पाटिल को पार्टी का लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया है और इस तरह अजीत पवार को पार्टी के लीडर की हैसियत से हटा दिया गया है। तेलंगाना बीजेपी यूनिट ने दूसरी मियाद के लिए वजीर आला के तौर पर हलफ लेने पर महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को मुबारकबाद पेश की। अपने बयान में बीजेपी के रियासती तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कहा कि रियासत के अवाम ने मुस्तहकम हुकूमत के लिए खते एतमाद दिया है, जिसका एहतराम किया गया है।